हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है मानव नेत्र और उसके दोष। यहां से पहले भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और इसके विविध जो पहलू हैं उन पर भी थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे मानव नेत्र की जो संरचना है, मानव नेत्र की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की। साथ ही फिर हम बात करेंगे कि मानव नेत्र की क्रियाविधि किस प्रकार होती, यानी मानव नेत्र से जो प्रतिबिंब निर्माण है, इमेज फॉर्मेशन है, वो किस तरह से होता है। और फिर हम बात करेंगे कि मानव नेत्र में कौन कौन से प्रमुख दोष पाए जाते हैं और उन दोषों का निवारण साधारणतः किन तरीकों से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मानव नेत्र और उसके दोष। तो सबसे पहले मानव नेत्र की संरचना के बारे में एक जनरल सा पॉइंट कि मानव नेत्र है क्या और इसका उपयोग क्या है। तो देखिए, मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र पारदर्शी जीवित पदार्थों से बने एक प्राकृतिक उत्तल लेंस के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन पर काम करता है। यानी एक ऐसी जीवित संरचना है जिसके अंदर उत्तल लेंस पाया जाता है। अभी हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि लेंस जो है वो उत्तल और अवतल प्रकार के होते हैं और दोनों की प्रकृति किस प्रकार की होती। तो उत्तल लेंस के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन पर, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके मार्ग में कुछ परिवर्तन हो जाता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस पॉइंट पर भी हम चर्चा करेंगे। और इन लेंस और प्रकाश के अपवर्तन के माध्यम से ये क्या करता है, हमारे आसपास की चीजों की इमेज बनाता है, उनका प्रतिबिंब बनाता है और इस प्रक्रिया से हमें वस्तुओं को देखने में सहायता मिलती। तो मानव नेत्र एक ऐसा अंग है, एक ऐसी संरचना है, या आप कहें कि एक ऐसी ज्ञानेंद्रिय है जो हमें आसपास की वस्तुओं का ज्ञान करवाती है उनके प्रतिबिंब निर्माण के जरिए या उनकी इमेज फॉर्मेशन के द्वारा। अब अगर हम बात करें मानव नेत्र होते किस प्रकार के, तो देखिए, नेत्र हमें जैसे भी सामने से दिखाई देते हों, लेकिन एक्चुअल में इनका आकार जो है वो एक गोले के समान है। ये इस तरह से एक गोलाकार संरचना में बने होते हैं और इसे नेत्र गोलक कहा जाता है। तो ये जो नेत्र गोलक या आई बॉल है, इसका व्यास जो है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होगा। यानी 2.3 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार संरचना है जिसे हम कहेंगे नेत्र गोलक। और साथ ही इसके अंदर विभिन्न, या आप कहें कि इसके अंदर एक जो है तरल पदार्थ भरे रहते हैं और इस तरल पदार्थ की वजह से इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से बनी रहती। तो नेत्र गोलक लगभग 2.3 सेंटीमीटर का एक गोलाकार संरचना है और साथ ही इसके अंदर कुछ द्रव भरे रहते हैं। नेत्रों का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा नेत्र विज्ञान या ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाती। फिर से समझ लीजिए कि नेत्रों की संरचना, क्रियाविधि, आंखों के रोग और उनके उपचार के अध्ययन को नेत्र विज्ञान या ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। और साथ ही वो चिकित्सक, वो डॉक्टर जो कि नेत्र विज्ञान से जुड़े हुए हैं, उन्हें हम नेत्र विशेषज्ञ या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये कुछ साधारण से पॉइंट है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना है, साथ ही उसके अंदर जो द्रव भरे हैं, और इससे जुड़ी हुई जो विज्ञान की शाखा है वो नेत्र विज्ञान या ऑप्थेल्मोलॉजी। अगला पॉइंट अगर हम देखें नेत्र की संरचना के बारे में, नेत्र गोलक की संरचना के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेत्रों की जो दीवार है, यानी ये जो गोलाकार संरचना अभी हम बात कर रहे थे, ये गोलाकार संरचना बेसिकली 3 परतों की बनी हुई, यानी इसमें एक के बाद एक 3 परतें पाई जाती। तो इन 3 परतों का नाम क्या है, इनकी संरचना क्या है और इनकी संरचना से संबंधित जो क्रियाविधि है वो क्या क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यहां पर एक पॉइंट है कि नेत्रों की जो दीवारें, या आप कहें कि नेत्र गोलक की जो दीवार है वो 3 परतों की बनी होती है। सबसे बाहरी परत जो है वो दृढ़ पटल या स्केलरा है, फिर मध्य परत को हम रक्तक पटल या कोरोइड कहेंगे, और सबसे भीतरी या आंतरिक परत जो है वो दृष्टि पटल या रेटिना कहलाती। तो स्लाइड्स वगैरह को पढ़ने से पहले हम इसके एक स्ट्रक्चर को, एक संरचना को समझ लेते हैं कि ये तीनों परतें किस प्रकार से संबंधित हैं, साथ ही इनका कार्य क्या है और इनसे जुड़ी हुई अन्य जो संरचनाएं हैं वो कौन कौन सी। तो यहां पर एक देखिए
कि जैसे नेत्र गोलक की अगर हम बात करें, नेत्र गोलक या आई बॉल, इसके अंदर नेत्र गोलक में 3 परतें, नेत्र गोलक में 3 परतें। सबसे जो बाहरी परत है उसे हम कहते हैं दृढ़ पटल, दृढ़ पटल, या इसको इंग्लिश में कहेंगे स्केलरा, स्केलरा। दूसरी जो परत है, दूसरी और जो मध्य परत है उसे हम कहेंगे रक्तक पटल, रक्तक पटल या कोरोइड, कोरोइड। दूसरी और मध्य परत है रक्तक पटल या कोरोइड। और उसके बाद जो सबसे भीतरी परत है, सबसे अंदर की तरफ जो परत है वो है दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, या जिसे हम रेटिना के नाम से भी जानते हैं। तो 3 परतें हैं। सबसे बाहरी परत जो है वो दृढ़ पटल है, दूसरी परत जो है वो रक्तक पटल है, और तीसरी और सबसे भीतरी परत का नाम रक्तक पटल। देखिए, दृढ़ पटल से जुड़ी हुई संरचना के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहां पर हम कॉर्निया के बारे में पढ़ेंगे, कॉर्निया, यहां हम कॉर्निया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम रक्तक पटल की बात करेंगे तो यहां पर कुछ संरचनाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे सीलियरी, सीलियरी काय, सीलियरी काय, इन्हीं से जुड़ी होगी सीलियरी मांसपेशियां, सीलियरी मांसपेशियां। और साथ ही यहां पर हम आइरिस या परितारिका की बात करेंगे, और साथ ही एक संरचना जिसे हम पुतली या पुपिल के नाम से जानते हैं, उसे भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। जब हम दृष्टि पटल की बात करेंगे तो दृष्टि पटल में हम कुछ संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यहां पर जो 2 मुख्य प्रकार की तंत्रिका संवेदी कोशिकाएं जिन्हें हम शलाका एवं शंकु कोशिकाएं कहते हैं। साथ ही यहां पर हम पीत बिंदु की बात करेंगे, पीत बिंदु की बात करेंगे, और साथ ही इससे जुड़े हुए जो अन्य पॉइंट है जैसे लेंस की संरचना है, या फिर इस तरह से अंध बिंदु क्या होता है, ये सारे पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि कॉर्निया जो है वो बाहरी परत से संबंधित संरचना है। एक बार फिर से यहां पर देखिए कि कॉर्निया जो है वो बाहरी परत से संबंधित संरचना है। सीलियरी काय, सीलियरी मांसपेशियां, आइरिस और पुतली या जिसे पुपिल कहते हैं, वो मध्य परत से जुड़ी हुई संरचनाएं, और दृष्टि पटल या जो भीतरी परत है रेटिना, उससे जुड़ी हुई संरचनाएं शलाका और शंकु कोशिकाएं, और साथ ही पित्त बिंदु या जो अन्य जो भाग हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो नेत्र गोलक में 3 संरचनाएं इस प्रकार रहेंगी। तो अब इन 3 संरचनाओं या 3 परतों में किस प्रकार से आपस में संबंध रहता है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि नेत्र गोलक की संरचना, तो यहां पर देखिए कि नेत्र गोलक जो है वो एक गोलाकार आकृति की संरचना है, इस तरह से। इसमें जो सबसे बाहरी परत है इसे कहेंगे दृढ़ पटल, इसे कहेंगे दृढ़ पटल या स्केलरा। और ये चूंकि घने संयोजी ऊतक की बनी हुई संरचना है और थोड़ी सी कठोर रहती, इसका मुख्य काम जो है वो नेत्र गोलक को एक आकृति प्रदान करना है, और साथ ही आंतरिक जो संरचनाएं हैं उनकी सुरक्षा करना है। जो भीतर में लेंस या अन्य जो भाग होंगे या अंदर की तरफ जो द्रव वगैरह भरे होंगे उनको ये सुरक्षित रखती है। तो दृढ़ पटल जो है वो इस तरह से बाहरी भाग। दृढ़ पटल अपारदर्शी है, यानी इसके आर पार प्रकाश जो है वो गमन नहीं कर सकता, प्रकाश इसके आर पार क्रॉस नहीं हो सकता है। तो जो दृष्टि पटल है या दृढ़ पटल या जो स्केलरा है वो इस तरह से एक अपारदर्शी संरचना है।
इसी दृढ़ पटल या स्क्लेरा का जो सामने का भाग है, सामने का जो भाग है वो पारदर्शी होता है और इस भाग को हम कहेंगे कॉर्निया। तो सामने का ये जो पारदर्शी भाग है ये कहलाएगा कॉर्निया, और प्रकाश जो है वो इसी कॉर्निया वाले भाग से नेत्र गोलक के अंदर प्रवेश करता है। तो यहां पर संरचना देखिए, सबसे बाहरी जो परत है वो है दृढ़ पटल, इसका मुख्य काम सुरक्षा करना है, और इसका सामने की तरफ जो भाग है उसे हम कहेंगे कॉर्निया, जो कि श्वेत कलर का, सफेद कलर का दिखाई देता है, और इसके भीतर से प्रकाश जो है वो नेत्र गोलक के अंदर प्रवेश करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो संरचना है, यहां पर देखिए कि अगली जो संरचना रहेगी वो मध्य परत है, यहां पर इस तरह से, और इस मध्य परत को रक्तक पटल या फिर कोरोइड कहा जाता है। तो मध्य पटल को रक्तक पटल या कोरोइड कहा जाएगा। अब देखिए रक्तक पटल जो है वो ढीले संयोजी ऊतकों से बनी हुई संरचना है, और इस परत के अंदर रक्त वाहिनियों का जो जाल है वो अत्यधिक पाया जाता है। रक्तक पटल या कोरोइड का मुख्य कार्य नेत्र गोलक को पोषण प्रदान करना होता है, यानी नेत्र गोलक को जो विभिन्न पोषक पदार्थ या इस तरह से जो आवश्यक पदार्थ जो भी इस तरह से इसके लिए विभिन्न पदार्थ आवश्यक होंगे उनकी आपूर्ति इस रक्तक पटल के द्वारा की जाएगी। रक्तक पटल जो है वो सामने की तरफ इस तरह से एक संरचना का निर्माण करेगी, यहां पर एक संरचना का निर्माण करेगी, और इस संरचना को कहा जाएगा सीलियरी काय। ध्यान रखिए ये रक्तक पटल जो है वो सामने की तरफ एक संरचना का निर्माण कर रही है, और इस संरचना को हम क्या कह रहे हैं, सीलियरी काय, सीलियरी काय या सीलियरी बॉडी। अब यहां पर देखिए और कौन कौन सी संरचना है। इस सीलियरी बॉडी से कुछ मांसपेशियां जुड़ी हुई हैं, इस सीलियरी काय से कुछ मांसपेशियां जुड़ी हुई है, और इन मांसपेशियों को कहा जाता है सीलियरी मांसपेशियां। इन मांसपेशियों को कहा जाएगा सीलियरी मांसपेशियां, सीलियरी मांसपेशियां, यानी सीलियरी काय से जुड़ी हुई जो मांसपेशियां हैं उन्हें सीलियरी मांसपेशियां कहा जाएगा। इस सीलियरी मांसपेशियों से यहां पर इस तरह से एक संरचना जुड़ी हुई रहेगी जिसे हम लेंस कहते हैं, यानी सीलियरी मांसपेशियों से यहां पर आंखों का जो लेंस है वो जुड़ा हुआ रहेगा, या आप कहेंगे सीलियरी मांसपेशियां इस लेंस को यहां पर इस तरह से बनाकर रखती। ये सीलियरी काय जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है और लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी पर्दे का निर्माण करती, दोनों तरफ से ये आगे बढ़ेगी और एक अपारदर्शी पर्दे का निर्माण करेगी। इस अपारदर्शी पर्दे को कहते हैं आइरिश, आइरिस। तो समझ लीजिए फिर से, मध्य परत है रक्तक पटल। रक्तक पटल जब सामने की तरफ इस तरह से आती है तो सबसे पहले यहां पर ये जो संरचना बनी है इसे हम कहेंगे सीलियरी काय। सीलियरी काय से सीलियरी मांसपेशियां जुड़ी होंगी और इनके बीच में लेंस स्थित रहता है। इसी सीलियरी काय से आगे की तरफ यहां पर एक पर्दे जैसी संरचना का निर्माण हो रहा है जिसे हम कह रहे हैं आइरिश। और आइरिश जो है वो इस तरह से उपस्थित होगी लेंस के बिल्कुल सामने। आइरिश जो है वो नेत्र को रंग प्रदान करती, आइरिश जो है वो नेत्र को रंग प्रदान करेगी, यानी आइरिश में विभिन्न जो पिगमेंट है, विभिन्न जो वर्णक है, उसकी वजह से आंख का कोई विशेष रंग होगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि आइरिश के अंदर ये वर्णक या रंग क्यों उपस्थित है। कारण ये है कि देखिए
यहां से जो भी प्रकाश नेत्रों के अंदर प्रवेश करेगा उसकी मात्रा को नियंत्रित करने के लिए यहां पर आइरिश जो है वो इस तरह से फैल या सिकुड़ सकती है, या आप कहें कि इसकी जो मांसपेशियां हैं वो फैल या सिकुड़ सकती है। और आइरिश के बीच में जो ये छिद्र बना है छोटा सा, इसे हम कहते हैं पुतली। यहां पर जो एक छोटा सा छिद्र है इसे कहेंगे पुतली। तो पुतली जो संरचना है, पुतली जो संरचना है वो बेसिकली आइरिश के बीच में पाया जाने वाला छिद्र है। और चूंकि आइरिस की जो मांसपेशियां हैं वो संकुचित या प्रसारित हो सकती है, यानी वो फैल या सिकुड़ सकती है, जिससे पुतली का आकार भी बदल सकता है। यानी जब इस तरह से अंधेरे या कम प्रकाश की स्थिति होगी तो आइरिस की जो मांसपेशियां हैं वो संकुचित हो जाएगी, जिससे पुतली का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, और अंधेरे में हमारी जो पुतली का आकार है वो बढ़ जाएगा, जिससे नेत्रों में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। लेकिन अगर तीव्र प्रकाश है तो वहां पर जो आइरिस की मांसपेशियां हैं वो इस प्रकार से गति करेंगी कि पुतली का आकार छोटा हो जाएगा, ताकि लेंस पर गिरने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर सके। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि आइरिस जो है वो इसलिए रंगीन वर्णकों की बनी है, इसलिए अपारदर्शी है, ताकि जो प्रकाश है वो सिर्फ इस पुतली के माध्यम से जाए। अगर मान लीजिए कि आइरिस जो है वो यहां पर वर्णकों युक्त नहीं होती या इसमें कोई रंग वगैरह नहीं पाया जाता, तो प्रकाश जो है वो सीधा इस आइरिश के माध्यम से भी प्रवेश कर सकता था, जिससे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना काफी कठिन कार्य होता। तो नेत्र पर प्रकाश की एक संतुलित मात्रा ही प्राप्त हो, इसके लिए आइरिश में वर्णक पाए जाते हैं, और आइरिश के मध्य जो छोटा सा छिद्र है उस छोटे से छिद्र के फैलने या सिकुड़ने से लेंस पर गिरने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है। कम प्रकाश में आइरिस की मांसपेशियां इस प्रकार से गति करती हैं कि पुतली का आकार बड़ा हो जाएगा, और अधिक प्रकाश में ये इस प्रकार से गति करेंगी कि पुतली का आकार सिकुड़कर छोटा हो जाए, जिससे नेत्र लेंस पर गिरने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो सके। तो यहां पर एक चित्र में आपको यहां इससे संबंधित दिखा दूं कि ये किस प्रकार से दिखाई देती है। यहां पर जैसे एक चित्र है जिसमें आप देखिए सामने ये जो नेत्र इस तरह से फ्रंट से दिखाई देंगे, इसके बीच में ये जो रंगीन भाग है इसे हम कहेंगे आइरिश। सामने से देखने पर ये गोलाकार दिखाई देगा, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा जो है लेटरल साइड से देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी दोनों तरफ ये इस तरह की संरचना बनाएगा। उनके पीछे लेंस है और बीच में ये जो भाग है इसे कहते हैं पुतली। तो बीच में ये जो काले रंग का छिद्र दिखाई दे रहा है इसे हम पुतली या पुपिल कहते हैं, और इसी के फैलने और सिकुड़ने से नेत्र लेंस पर गिरने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है। तो यहां पर इस तरह से संरचना देख लीजिए कि सबसे बाहरी परत जो है वो दृढ़ पटल है, मध्य परत रक्तक पटल है, दृढ़ पटल से जुड़ी हुई संरचना है कॉर्निया, जो एक श्वेत परत के रूप में है, और इसका जो कार्य है या आप कहें कि इसी के माध्यम से प्रकाश जो है वो नेत्रों में प्रवेश करता है। मध्य परत जो है वो रक्तक पटल है, और इसका काम जो है वो नेत्र गोलक को पोषण प्रदान करना होता है। इसके साथ जुड़ी हुई संरचनाएं कौन कौन सी है? एक तो सीलियरी काय है, सीलियरी काय से जुड़ी हुई सीलियरी मांसपेशियां जिनके बीच में लेंस स्थित होता है, और साथ ही आगे की तरफ ये सीलियरी काय जो है वो आइरिस का निर्माण करती है। आइरिस के अंदर जो मांसपेशियां हैं उनके गतियों से आइरिस के बीच में जो छोटा सा छिद्र है जिसे पुतली कहा जा रहा है उसका आकार नियंत्रित होता है, और पुतली का आकार कम या ज्यादा होने से नेत्र लेंस पर गिरने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। क्योंकि आंखों के लेंस पर अगर बहुत ज्यादा प्रकाश एक साथ गिरे तो इससे लेंस खराब हो सकता है। तो लेंस को अधिक प्रकाश से बचाने के लिए पुतली का आकार बदलता रहता है। अंधेरे में पुतली फैल जाएगी और जो तीव्र प्रकाश होगा उसमें पुतली जो है सिकुड़ जाएगी। तो यहां तक हमने देखा कि ये संरचना किस प्रकार से। अब बात करें सबसे भीतरी परत की, तो यहां पर जो तीसरी और सबसे भीतरी परत है इसे हम कहेंगे रेटिना या दृष्टि पटल।
रेटिना या दृष्टि पटल। रेटिना जो है वो एक प्रकाश संवेदी परत है। प्रकाश संवेदी परत कहने का मतलब है यानी ये फोटो सेंसिटिव है। इस पर जब प्रकाश गिरेगा तो इस पर विभिन्न प्रक्रियाएं होंगी और जिनसे प्रतिबिंब निर्माण या इमेज का फॉर्मेशन होगा। रेटिना के अंदर विभिन्न तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, या कहें कि रेटिना का जो सबसे बाहरी स्तर है वो तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं का बना होगा। तंत्रिका कोशिकाओं का बना होगा, इसका कहने का मतलब है कि इन पर जब प्रकाश आपतित होगा तो ये विभिन्न इमेज वगैरह का निर्माण यहां पर करेगी। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की है, एक तो है शलाका या जिसे हम रोड सेल्स कहते हैं, और दूसरी होगी शंकु कोशिकाएं, कोन सेल्स। शलाका और शंकु कोशिकाएं दोनों के कार्य देखिए। शलाका जो है वो कम प्रकाश या अंधेरे में प्रतिबिंब निर्माण का कार्य करेगी, यानी अंधेरे में देखने के लिए शलाका कोशिकाएं जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, रोड सेल्स काफी महत्वपूर्ण। और शंकु कोशिकाओं का कार्य है तीव्र प्रकाश में रंगों का विभेदन करना, यानी जब तेज प्रकाश होता है तो हम अलग अलग रंगों को पहचान पाते हैं, इसका कारण है शंकु कोशिकाएं। तो शंकु कोशिकाएं जो है वो तीव्र प्रकाश में रंग विभेदन का काम करेंगी, कलर डिफरेंशिएशन करेगी, रंगों को पहचानने का काम करेगी। और जो शलाका कोशिकाएं हैं वो कम प्रकाश में प्रतिबिंब निर्माण करती। शलाका कोशिकाओं में एक वर्णक है लाल बैंगनी रंग का, जिसे हम रोडोप्सिन कहते हैं, और इस रोडोप्सिन के निर्माण के लिए हमें विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अब अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो विटामिन ए की अगर कमी रहेगी तो शलाका कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो वर्णक है, एक जो पदार्थ है जिसे हम रोडोप्सिन कह रहे हैं, उसका निर्माण नहीं होगा। और अगर रोडोप्सिन का निर्माण नहीं होगा तो शलाका कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करेंगी, रोड सेल्स ठीक से काम नहीं करेंगी, और जिसकी वजह से हम अंधेरे या कम प्रकाश में देख पाने में असमर्थ हो जाते हैं। इस रोग को रतौंधी, रात का अंधापन या नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ये सब ये जो फैक्ट है वो अमूमन हमें हर जगह पढ़ने को मिल जाता है जहां पर भी हम विटामिन की कमी से होने वाले रोगों पर चर्चा करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि विटामिन ए जो है वो मुख्यतः इस रोड्स या शलाका कोशिकाओं में रोडोप्सिन के बनाने में सहायक है। इसी कारण से अगर विटामिन ए की कमी हुई तो रोडोप्सिन की कमी से अंधेरे में देखने की जो प्रक्रिया है वो काफी कम हो जाती है, या आप कहें कि क्षमता जो है वो काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से मनुष्य अंधेरे में नहीं देख पाते। तो संरचना की बात इस तरह से है कि संरचना जो है वो किस प्रकार से रहेगी। अब यहां पर एक ध्यान रखिए कि ये नेत्रों का जो अक्ष है यानी जो कॉर्निया है उसके ठीक मध्य बिंदु के बिल्कुल यहां पर सामने, यहां पर जो रेटिना पर जो भाग है इसे हम कहते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु या मैकुला ल्यूटिया। मैकुला ल्यूटिया, मैकुला ल्यूटिया। मैकुला ल्यूटिया वो भाग है जहां पर मुख्यतः शंकु कोशिकाएं होती हैं और यहां पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है। और चूंकि ये देखने में थोड़ा सा पीले से कलर का होता है इसलिए इसे पीत बिंदु, येलो पॉइंट या मैकुला ल्यूटिया कहा जाता है। तो पीत बिंदु जो है वो नेत्रों के अक्ष पर नेत्रों के अक्ष पर रेटिना पर स्थित वो क्षेत्र है, वो बिंदु है जहां पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है। पीत बिंदु या मैकुला ल्यूटिया। पीत बिंदु या मैकुला ल्यूटिया के अंदर एक छिद्र है या एक क्षेत्र है, एक छोटा सा पॉइंट और है जिसे हम फोविया सेंट्रलिस के नाम से जानते हैं। तो ये दो पॉइंट अभी हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि पीत बिंदु के अंदर फोविया सेंट्रलिस है जिसमें मुख्यतः शंकु कोशिकाएं होती। यहां पर एक पॉइंट और है, देखिए नेत्र गोलक में यहां से दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क की तरफ जा रही। यहां से कौन सा भाग जा रहा है? ये दृष्टि तंत्रिकाएं, दृष्टि तंत्रिका है जो मस्तिष्क तक संवेदना लेकर के जा रही। जहां पर ये दृष्टि तंत्रिका निकलती है वहां पर देखिए रेटिना अनुपस्थित है।
तो जब रेटिना अनुपस्थित होगी तो यहां पर कोई प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा, तो इस क्षेत्र को अंध बिंदु, इस क्षेत्र को अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। यानी अंध बिंदु पर कोई प्रतिबिंब निर्माण नहीं होता, अंध बिंदु पर किसी भी तरह के कोई प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा, इस कारण इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। तो नेत्रों की संरचना में ये मुख्य भाग है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, नेत्रों में 3 परतें हैं। सबसे बाहरी परत दृढ़ पटल, और इसका मुख्य कार्य सुरक्षा करना है। इसी का सामने की तरफ जो पारदर्शी भाग है उसे हम कॉर्निया कह रहे हैं। कॉर्निया श्वेत कलर का होगा और इसके माध्यम से प्रकाश जो है वो नेत्र गोलक में प्रवेश करेगा। दूसरी और जो मध्य परत है वो रक्तक पटल या कोरोइड है। इसका मुख्य कार्य नेत्र गोलक को पोषण प्रदान करना है। इसी रक्तक पटल का सामने की तरफ जो भाग है उससे कुछ संरचनाएं विकसित होती है। एक संरचना जो यहां पर आप देख रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं सीलियरी काय, सीलियरी बॉडी, और सीलियरी बॉडी से कुछ मांसपेशियां जुड़ी हुई हैं। इन मांसपेशियों को हम कह रहे हैं सीलियरी मांसपेशियां, और इन्हीं सीलियरी मांसपेशियों के बीच में लेंस स्थित होता है। इस सीलियरी बॉडी से आगे की तरफ एक पर्दा या डायफ्राम जैसी एक संरचना बनेगी जिसे हम आइरिश कह रहे हैं। आइरिश के अंदर जो वर्णक उपस्थित होते हैं उन्हीं की वजह से नेत्र का एक विशेष रंग होता है, और इसमें वर्णक इसलिए उपस्थित है ताकि जो प्रकाश है वो यहां से प्रवेश ना कर पाए। प्रकाश जो है वो सिर्फ इस आइरिश का जो मध्य भाग है, जो मध्य छिद्र है जिसे हम पुतली कह रहे हैं, उसी के माध्यम से प्रवेश करे। तो पुतली या प्यूपिल का है क्या है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा गोल छिद्र है जिसके माध्यम से प्रकाश लेंस पर आपतित होता है, और उस छिद्र को हम पुतली कहते हैं। आइरिश जो है वो फैल या सिकुड़ सकती है। जब ये सिकुड़ेगी तो पुतली का आकार बढ़ जाएगा और लेंस पर गिरने वाले प्रकाश की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और जब आइरिस जो है वो फैलती है तो पुतली का आकार छोटा हो जाएगा और नेत्र लेंस पर गिरने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो यहां पर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे भीतर की तरफ जो परत है वो रेटिना है, और ये एक प्रकाश संवेदी परत है। प्रकाश संवेदी परत कहने का मतलब है कि इसके अंदर ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन पर प्रकाश गिरने पर उनमें संवेदना उत्पन्न होती। तो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में ध्यान रखना है। एक तो रोड सेल्स या जिसे हम शलाका कोशिकाएं कह रहे हैं, और दूसरी जो है वो शंकु या कोन सेल्स। शलाका कोशिकाओं का कार्य अंधेरे या कम प्रकाश में प्रतिबिंब निर्माण करना होता है। अंधेरे में देखने का काम या कम प्रकाश में देखने का काम शलाका कोशिकाओं का। और शंकु कोशिकाएं जो है वो तेज प्रकाश में या जब प्रकाश की मात्रा ठीक ठाक हो उस स्थिति में रंगों के विभेदन का कार्य जो है वो शंकु कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेत्रों की जो अक्ष है उस पर स्थित एक बिंदु या रेटिना के ऊपर वो बिंदु जो नेत्रों के अक्ष पर स्थित है उसे हम पीत बिंदु या मैकुलर ल्यूटिया कहते हैं। यहां पर शंकु कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है और इसकी वजह से यहां पर प्रतिबिंब जो है वो काफी स्पष्ट बनता है। इसी के बीच में जो छिद्र है उसे फोविया सेंट्रलिस भी कहा जाता है। नेत्र गोलक का वो भाग जहां से दृष्टि तंत्रिका मस्तिष्क की तरफ जाने के लिए निकलती है वहां पर रेटिना नहीं पाई जाएगी, और इस कारण से इस क्षेत्र में कोई प्रतिबिंब निर्माण नहीं होगा और इसे अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। तो ये नेत्र की जो संरचना है वो इस प्रकार की है और उसमें विभिन्न जो संरचनाएं हैं वो इस प्रकार से। तो एक बार इसको समझ लीजिए। अब नेत्रों से जुड़े हुए जो विभिन्न संरचनाएं अभी हमने पढ़ी उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। से अभी हमने 3 संरचनाओं या 3 परतों के बारे में बात की। सबसे बाहरी है दृढ़ पटल, मध्य है रक्तक या कोरोइड और तीसरी है दृष्टि पटल। फिर उसके बाद सबसे बाहरी जो दृढ़ पटल एक दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। इसका मुख्य कार्य जो है वो आंतरिक भागों की सुरक्षा करना है। घने संयोजी उत्तकों की बनी संरचना है और साथ ही इसका अग्र भाग कॉर्निया कहलाता है, यानी कॉर्निया जो है वो दृढ़ पटल से बनी हुई संरचना है। उसके बाद कॉर्निया क्या है? दृढ़ पटल के सामने के पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहते हैं और इसके माध्यम से जो प्रकाश है वो आंखों में प्रवेश करता है। उसके बाद जो मध्य परत है ये ढीले संयोजी उत्तकों की बनी संरचना है। ढीले संयोजी उत्तकों की बनी संरचना होगी और इसमें अनेक रक्त वाहिनियां होती, इसमें अनेक रक्त वाहिनियां होंगी जिनका मुख्य कार्य नेत्रों को पोषण देना है।
कोरोइड के सामने जो है ये रक्त या कोरोइड जो है नेत्र के सामने वाले भाग में थोड़ी सी मोटी होकर के सीलियरी बॉडी या सीलियरी काय या जैसे हिंदी में पक्षमाभ काय भी कहा जाता है, उसका निर्माण करती। और इसी से जुड़ी हुई जो मांसपेशियां हैं उसे हम सीलियरी मांसपेशियां, और इसके आगे का जो भाग है जो एक रंगीन अपारदर्शी रचना बनाता है उसे परितारिका या आइरिश कहते हैं। आइरिश कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है तो ये कोरोइड का भाग, लेकिन पाया किसके पीछे जाएगा? कॉर्निया के पीछे। और इसका मुख्य काम जो है वो पुतली के आकार को नियंत्रित करना होता है, यानी आइरिश के बीच में एक जो छोटा सा छिद्र है उसे हम पुतली कहेंगे। और आइरिश जो है वो आंखों को रंग प्रदान करती। पुतली या पिपिल क्या है? आइरिश के बीच में जो छोटा सा छिद्र है, आप कभी इस तरह से अगर मिरर में आंखों को देखेंगे तो बीच में छोटा सा जो काला छिद्र दिखेगा वो पुतली। पुतली का आकार आइरिश मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसके द्वारा नेत्र पर गिरने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। यहां पर इस तरह की संरचनाएं, बीच में ये जो छोटा सा भाग है वो पुतली है और बाहरी भाग जो है वो आइरिश कॉर्निया के जस्ट पीछे रहेगा। सबसे भीतरी और तीसरी परत है दृढ़ पटल, यानी नेत्रों की सबसे जो इस तरह से आंतरिक परत है, और ये प्रकाश संवेदी। प्रकाश संवेदी कहने का मतलब है कि इस पर प्रकाश आपतित होने पर यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रकाश संवेदी कोशिका, तंत्रिका कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती। तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं मिलती हैं, एक तो शलाका कोशिकाएं, एक तो फर्स्ट कौन सी है? शलाका कोशिकाएं, और दूसरी है शंकु कोशिकाएं। शलाका कोशिकाएं जो है वो अंधेरे में या कम प्रकाश में देखने का कार्य करती। इनके अंदर एक लाल बैंगनी रंग का वर्णक है रोडोप्सिन, और इसकी सहायता से ये अंधेरे में प्रतिबिंब निर्माण का कार्य करेंगे। रोडोप्सिन के निर्माण में विटामिन ए की आवश्यकता होती, तो अगर विटामिन ए की शरीर में कमी है तो रोडोप्सिन का निर्माण नहीं होगा और इससे अंधेरे में या कम प्रकाश में प्रतिबिंब निर्माण कठिन हो जाएगा, और इसी रोग को हम रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो शंकु कोशिकाएं हैं। शंकु कोशिकाएं जो है वो तीव्र या तेज रोशनी में रंग विभेदन का कार्य करती। पीत बिंदु, येलो स्पॉट। पीत बिंदु दृष्टि अक्ष पर स्थित या दृष्टि अक्ष पर स्थित जो रेटिना पर जो बिंदु है जिस पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है उसे हम कहेंगे पीत बिंदु। यहां पर शंकु कोशिकाओं की संख्या अधिक होती। इसका एक नाम मैकुला ल्यूटिया भी। तो इस पीत बिंदु या मैकुला ल्यूटिया के बीच में एक छिद्र है जिसे हम फोविया सेंट्रलिस के नाम से जानते हैं, और यहां पर शंकु कोशिकाएं मिलती, कोन सेंस मिलेगी, और यह नेत्रों का सबसे संवेदी भाग का निर्माण करता है। सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। अब बात करते हैं लेंस की। देखिए ये संरचना इस प्रकार से पड़ी। यहां पर जो लेंस है वो उत्तल प्रकृति का है। उत्तल प्रकृति कहने का मतलब है, जैसे अगर हम लेंस की बात करें, नेत्रों के लेंस की बात करें, तो नेत्रों का जो लेंस है वो इस तरह से उत्तल प्रकृति का होता है। उत्तल, या इसको कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। इस नेत्र या इस लेंस की विशेषता होती है कि जब इस पर प्रकाश किरणें गिरती या इसमें से जब प्रकाश किरणें निकलती तो ये प्रकाश किरणों को एक जगह पर या एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, यानी प्रकाश किरणों को मोड़ करके किसी एक बिंदु पर मिला देगा। और चूंकि इस प्रकार का लेंस जिसमें प्रकाश किरणें गुजरने के बाद किसी बिंदु पर मिल जाती, चूंकि यहां पर प्रकाश किरणें मिल रही हैं तो इसे हम कहेंगे कि ये जो किरणें हैं ये अभिसारित हो रही हैं। अभिसारित होने का मतलब है मिलना, इसीलिए इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहेंगे। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है जो प्रकाश किरणों को किसी बिंदु पर
जो है मिला देता है, या प्रकाश किरणों को इस तरह से मोड़ करके आपस में मिला देगा, तो इसे अभिसारी लेंस या जो है कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो मानव नेत्र में जो लेंस है वो उत्तल प्रकृति का है। वो इस प्रकार से क्या करेगा कि जो प्रकाश किरणें उसमें से निकलेंगी उनको एक बिंदु पर आपतित कर देगा, एक बिंदु पर मिला देगा। अभी जो मानव नेत्रों में पाए जाने वाला लेंस है ये बना हुआ किसका है? देखिए ये बना हुआ है कोशिकाओं का। ये किसका बना है? कोशिकाओं का। ये इस प्रकार की कोशिकाओं का बना है जिनका जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, वो काफी साफ और स्पष्ट दिखाई देने वाला है, यानी काफी जो है साफ कोशिका द्रव्य से युक्त जो कोशिकाएं हैं उनसे बनी हुई संरचना है लेंस। और लेंस जो है वो इस तरह से किस प्रकृति का है? उत्तल या अभिसारी प्रकृति का है, जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा। तो लेंस इस प्रकार से एक संरचना है। अब इसके बाद एक पॉइंट और देखते हैं। देखिए नेत्रों में लेंस के साथ साथ दो प्रकार के द्रव, या आप कहें कि इस तरह से जो लिक्विड है वो भी प्रेजेंट है। जैसे एक देखिए, एक जो यहां पर इस तरह से एक कक्ष बन रहा है, यहां पर अगर हम देखें तो लेंस और कॉर्निया के बीच में ये जो आगे की तरफ एक कक्ष जैसा बना है, जिसको आयरिश के द्वारा जो है इस तरह से दो अपूर्ण भागों में बांटा जा रहा है। तो अगर हम बात करें कॉर्निया और लेंस के बीच ये जो अग्र कक्ष है, इसमें एक द्रव भरा हुआ है और इस द्रव को हम कहेंगे जलीय द्रव। जलीय द्रव या जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये थोड़ा सा इस तरह से पतला सा एक द्रव है जिसका स्त्रावण जो है वो इन सीलियरी काय द्वारा किया जाता है। और ये जो जलीय द्रव है इसका मुख्य कार्य जो है वो इस कॉर्निया को पोषण प्रदान करना है। तो कॉर्निया हमारे शरीर की एक ऐसी संरचना है जो कि इस जलीय द्रव से पोषण प्राप्त करेगी और ऑक्सीजन जो है वो सीधे वातावरण से लेती। तो कॉर्निया एक ऐसी संरचना है जिसमें रक्त का संचार नहीं होता, और चूंकि रक्त का संचार नहीं होता तो इसमें जो है जब एक व्यक्ति का कॉर्निया दूसरे व्यक्ति को ट्रांसप्लांट किया जाता है या एक व्यक्ति का जो कॉर्निया वो दूसरे व्यक्ति को लगाया जाता है, तो इसमें अंगों के जो है इस तरह से फेल होने की जो समस्या कई बार अंग प्रत्यारोपण में आती है, वैसी समस्या यहां पर नहीं आती। इस पॉइंट को समझिए कि सामान्यतः जब एक व्यक्ति का कोई अंग किसी दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है, तो जिस व्यक्ति में कोई अंग बाहर से लगाया गया है उस व्यक्ति के शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उस नए अंग को अस्वीकार कर देता है। कारण यह है कि उस व्यक्ति के अंदर जो प्रोटीन, एंटीबॉडीज वगैरह हैं उनका नेचर अलग है, और उस बाहर से आए हुए अंग के अंदर जो भी इस तरह से प्रोटीन या एंटीबॉडीज वगैरह थी उनका नेचर अलग। तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार इस तरह से अंगों के अस्वीकारीकरण की प्रक्रिया हो जाती और अंग प्रत्यारोपण जो है वो उतना सफल नहीं हो पाता है। लेकिन कॉर्निया एक ऐसी संरचना है जिसमें रक्त का संचार नहीं, और चूंकि रक्त का संचार नहीं होता है तो इसके अंदर इस तरह से प्रतिरक्षी निर्माण या इस प्रकार की कोई प्रक्रिया भी नहीं होगी अगर ये किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाए। तो अगर एक व्यक्ति का जो कॉर्निया है वो दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाए तो ये प्रक्रिया 100% सफल है। कारण वही है कि चूंकि कॉर्निया एक ऐसी संरचना है जिसके विरुद्ध किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रतिरक्षा का निर्माण नहीं होगा, इसीलिए कॉर्निया प्रत्यारोपण इतना सफल। अब कॉर्निया जो है वो सीधा हवा से ऑक्सीजन लेता है और बाकी पोषक पदार्थों के लिए इस जलीय द्रव्य पर या एक्वस ह्यूमर पर निर्भर रहता है। तो जलीय द्रव्य जो है वो इस अग्र कक्ष में मिलेगा और इसका जो स्त्रावण है वो सीलियरी मसल्स के द्वारा, सीलियरी काय के द्वारा होगा, और ये जो है कॉर्निया और लेंस के बीच में। इसी प्रकार कॉर्निया और लेंस और रेटिना के बीच में एक और द्रव है यहां पर जो पूरे इस
नेत्र गोलक में भरा हुआ है। इस द्रव को हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर या काचाभ द्रव। यहां पर लिख देता हूं, विट्रस ह्यूमर या काचाभ द्रव, विट्रस ह्यूमर, जो कि इस पूरे नेत्र गोलक में भरा हुआ है। ये काचाभ द्रव जो है वो नेत्र गोलक को एक दृढ़ता, अंदर की तरफ से एक सामर्थ्य, एक क्षमता प्रदान करेगा, जिससे उसका आकार जो है वो फिक्स बना रहेगा। उसमें इस प्रकार से जो है भीतर से एक बल प्रदान करने वाला द्रव है काचाभ द्रव। तो दो द्रव याद रखना है, एक तो सामने की तरफ लेंस और कॉर्निया के बीच में जो द्रव है वो है जलीय द्रव, और लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव है वो है काचाभ द्रव। तो ये नेत्र की संरचना है। तो लेंस जो है वो उत्तल प्रकृति का होता है और प्रकाश की किरणों को रेटिना पर फोकस करता है। उसके बाद सीलियरी मांसपेशियों की क्रिया से रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए पुतली का आकार बदल सकता है। तो सीलियरी ये लेंस की बात हो रही है कि लेंस जो है वो इस प्रकार से अपने आकार में परिवर्तन कर सकता है। इस पॉइंट को समझिए। मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र के अंदर जो लेंस है उसका आकार जो है वो आवश्यकता अनुसार बदल सकता है। यानी दूर की वस्तुओं को देखने पर ये थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट हो जाएगा, और पास की वस्तुओं को देखने पर ये थोड़ा इस तरह से, पास की वस्तुओं को देखने पर ये थोड़ा सा इस प्रकार से मोटा हो जाएगा। तो ये जो सीलियरी मांसपेशियां हैं उनकी गति से लेंस के आकार में परिवर्तन हो सकता है। इसे हम लेंस की समायोजन क्षमता या अकोमोडेशन पावर कहते हैं। ये कब होगा? जब पास की वस्तुओं को देखना हो और दूर की वस्तुओं को देखना हो तो इस तरह से लेंस थोड़ा सा चपटा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। उसके बाद अंध बिंदु की बात की कि नेत्र गोलक का वह भाग जहां से दृष्टि तंत्रिका बाहर निकलती है, और चूंकि उस क्षेत्र पर रेटिना अनुपस्थित होती है इसलिए वहां पर कोई प्रतिबिंब निर्माण भी नहीं होता, और इसी बिंदु को हम अंध बिंदु के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है जलीय द्रव या एक्वस ह्यूमर। तो अभी जैसे हमने बात की कि नेत्र में कॉर्निया और लेंस के बीच जो एक कक्ष बना है उसके अंदर जो द्रव उपस्थित है उसे हम जलीय द्रव या एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं, और इसके द्वारा कॉर्निया को पोषण प्रदान किया जाता है। अगला है काचाभ द्रव या विट्रस ह्यूमर। लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव उपस्थित है उसे हम काचाभ द्रव कहा जाता है, और इस कक्ष को विट्रस चैम्बर कहा जाता है। विट्रस काचाभ द्रव कोष, और इसमें भरे जाने वाले एक जो तरल है उसको हम काचाभ द्रव के नाम से जानते हैं, और इसका कार्य जो है वो नेत्र गोलक को भीतर से सामर्थ्य प्रदान करना है। अब एक पॉइंट और संरचना में कि मानव नेत्र जो गोलक है उसको घुमाने के लिए इसमें 6 मांसपेशियां होती। मानव नेत्र में इस तरह से गति के लिए 6 मांसपेशियां होती, जिसमें से 4 जो है वो रेक्टल या रेक्टस मसल है और 2 ओब्लिक मसल है। यानी जो 4 रेक्टस मसल है उसमें से एक मीडियल, लेटरल, एक सुपीरियर और एक जो है इंफीरियर होगी, और ऑब्लिक मसल में एक इंफीरियर ऑब्लिक और एक सुपीरियर ऑब्लिक होगी। तो यहां पर संरचना इस तरह से समझिए, जैसे ये नेत्र गोलक सामने से अगर ये इस तरह से दिखाई दे रहा है तो मसल्स इस तरह से कि यहां पर जो जुड़ी हुई है वो मीडियल रेक्टस है, यहां पर जो जुड़ी हुई है वो लेटरल रेक्टस है, ऊपर की तरफ जो जुड़ी हुई है वो सुपीरियर रेक्टस है, और जो नीचे की तरफ जुड़ी हुई है वो इंफीरियर रेक्टस है। और साथ ही ऊपर नीचे एक और मसल्स है, एक और मसल्स है जिनको सुपीरियर और इंफीरियर ऑब्लिक कहते हैं। तो चित्र में यहां पर इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे ये एक नेत्र गोलक है इस तरह से,
ये एक नेत्र गोलक है, दिखाई दे रहा होगा शायद। यहां पर ये नेत्र गोलक है और इस नेत्र गोलक में ऊपर की तरफ ये जो सुपीरियर रेक्टस है, नीचे की तरफ यहाँ पर इंफीरियर रेक्टस है, इधर जो है वो मीडियल रेक्टस है और यहाँ पर लेटरल रेक्टस है। और इसी के साथ अगर हम इसको साइड से देखें तो दो और मसल्स हैं, ऊपर की तरफ सुपीरियर ऑब्लिक और नीचे की तरफ इंफीरियर ऑब्लिक। और इन 6 मांसपेशियों की सहायता से हम नेत्र गोलक में गति करवा सकते हैं। जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा कि नेत्र जो है वो इस प्रकार से इधर उधर देखने के लिए थोड़ी बहुत गति कर सकते हैं, यानी उनके अंदर पार्श्व में देखने के लिए या इस तरह से बिना सिर को हिलाए इधर उधर देखने की जो क्षमता है वो इन्हीं मांसपेशियों के द्वारा संभव हो पाती। तो यहाँ पर इस तरह से नेत्र गोलक की संरचना में जो विभिन्न मांसपेशियां हैं वो इस प्रकार से। तो इस टॉपिक का जो हमारा पहला भाग है यानी मानव नेत्र की संरचना वो हमने डिस्कस कर लिया है। इसी के अगले भाग में हम डिस्कस करेंगे कि मानव नेत्र की क्रियाविधि किस प्रकार की होती है और साथ ही मानव नेत्र के जो विभिन्न दोष हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में इसके अगले पार्ट को या मानव नेत्र से जुड़े हुए जो अगले भाग हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।